कौन सा वो पॉइंट आ जाता है ऐसा कि जब वो ये सोच लेते हैं कि अब नहीं? हाइट से डर नहीं लगता तो मैं पता नहीं कब का सुसाइड कर चुका होता। अगर मैं खुद को खत्म करूंगा तो ये दुख दर्द मेरे जीवन से चले जाएंगे और तभी मैं निजात पाऊंगा। एक बच्चा कौन है? पूरे एजुकेशन सिस्टम का कस्टमर है। तो वो जो एक विद्यालय हुआ करता था, जो गुरुकुल हुआ करते थे, आजकल बहुत कमर्शियलाइज्ड हो गया है। टीचर गुरु नहीं है, टीचर अध्यापक है। गुरु वो है जो गु और रू दो वर्ड से बनता है, जो अंधकार से हमें प्रकाश की तरफ लेके जाता है, वो गुरु है। बीएड करा के जो डिग्री होल्डर्स जो हम भेज रहे हैं, आर दे रियली प्रिपेयर्ड टू बी टीचर्स? बेटा कैन यू प्लीज पे अटेंशन? मैम आप अपना काम कीजिए, आई नो व्हाट टू डू। आप बताओ मैडम से क्या प्रॉब्लम है, आपको बताओ। ये पेरेंट्स पूछते हैं। मैं ये मानता हूँ डिसरिस्पेक्ट कर बच्चा रहा है, रिस्पॉन्सिबल टीचर है। 100 टीचर्स में अगर बच्चा 3 टीचर की भी रिस्पेक्ट करता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिफरेंस उनके टीचिंग पैटर्न में है। But now we need to, as counselors and as teacher trainers and as doctors, we need to understand कि what are the methods to improve these methods. हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने जा रहा है। हमारे साथ बहुत से एस्टीम्ड गेस्ट जुड़े हुए हैं। हम पैनल डिस्कशन जैसा करने जा रहे हैं। हमारे आज के पहले गेस्ट हैं डॉक्टर पंकज गुप्ता। डॉक्टर पंकज गुप्ता एक काउंसलर हैं और लाइफ स्किल कोच हैं। ये गुड़गांव में प्रैक्टिस करते हैं। हमारी दूसरी गेस्ट हैं मीना बलूजा। मीना बलूजा जो है एक फाउंडर हैं एंड डायरेक्टर हैं हैंड एंड हैंड वर्कशॉप्स के। राइट मैम? जी। और हमारे साथ जो तीसरे गेस्ट जुड़े हुए हैं दैट इज़ कविता यादव। कविता यादव जो हैं एक पेरेंट कोच हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं और हमने इनके साथ पहले भी किए हुए हैं पॉडकास्ट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस पैनल डिस्कशन एंड पॉडकास्ट एपिसोड विद मी। Thank you, Amita. Thank you, Amita, for inviting us. थैंक यू एवरीवन। सो आज का टॉपिक बहुत ही टचिंग है फ्रेंड्स। आजकल रिसेंटली अभी 2 केसेस हुए हैं टीनेज बच्चों के सुसाइड के, जिसमें एक लड़के ने मेट्रो में जा रहा था, उसने वहाँ से कूद के आत्महत्या कर ली और अपनी मदर के लिए एक लेटर छोड़ दिया, आई एम सॉरी मदर, क्योंकि मेरे लिए इतना इमोशनली ओवरवेलमिंग सब कुछ हो गया था। स्कूल में उसके साथ बुलिंग हो रही थी, मैं इसको टॉलरेट नहीं अब कर पा रहा था, तो मैं अब जा रहा हूँ। एंड देन एक नीरजा मोदी स्कूल में एक लड़की ने 3rd 4th फ्लोर से कूद करके जान दे दी क्योंकि उसके साथ भी स्कूल में बुलिंग चल रही थी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के केसेस बहुत पहले भी होते रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। तो क्या वजह है हमारे टीनेजर्स उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां पर वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं, उनके इमोशंस इतने ओवरवेलमिंग हो जाते हैं कि वो ये डिसीजन ले लेते हैं कि वो अपनी जान दे दें। वेरी डिसहार्टनिंग। तो आज के हमारे गेस्ट के साथ मिलकर के हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या रोल है एज ए पेरेंट्स का, स्कूल्स का, क्या उनकी जिम्मेदारी है और कहाँ पर गैप आ रहा है एज ए सोसाइटी, इन अ स्कूल लेवल, इन अ पेरेंटिंग लेवल, कहाँ पर गैप आ रहा है कि हम अपने ही बच्चों को समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे बच्चे हमको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं जो भी उनके मन में है और बिना कुछ कहे वो चले जाते हैं हमें छोड़ करके। सो हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पंकज सर के साथ। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो क्या ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है टीनेज बच्चों के साथ कि वो ये डिसीजन ले लेते हैं, विच इज़ अ वेरी बिग डिसीजन। हमें भी पता है कि जब वो मतलब ये आसान नहीं होता होगा उनके लिए सोचना कि वो अपनी ही जान को ख़त्म कर दें। तो कौन सा वो पॉइंट आ जाता है ऐसा कि जब वो ये सोच लेते हैं कि अब नहीं? देखिए, तो बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं। मैं आपको अपना एक केस बताता हूँ। मैं एक लड़का मेरे पास आता था, उसकी एज होगी करीब 15 साल, 10th का स्टूडेंट था और उसकी मदर आती थी। दे वर सेपरेटेड, मदर और फादर जो हैं वो लोग काफ़ी साल से सेपरेटेड थे, डाइवोर्स वगैरह नहीं हुआ था। आफ्टर 15 years ऑफ सेपरेशन देन दे अगेन डिसाइडेड टू बी टुगेदर। अब ये बच्चा ये बोलता है, कहता है कि सर अगर मुझे हाइट से डर नहीं लगता तो मैं पता नहीं कब का सुसाइड कर चुका होता। मैं 2 साल तक हर रोज़ रोया हूँ लेकिन मेरी मदर को पता भी नहीं है। सो वाई आई ब्रॉट दिस इंसिडेंस, क्योंकि मैं बहुत सारे अपने जो केसेस मेरे पास आते हैं उसमें ये ऑब्ज़र्व करता हूँ कि आज पेरेंट्स अपनी लाइफ में बिज़ी हैं,
वो ये समझते हैं कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें प्रोवाइड कर देना, एक गाड़ी दे दी, एक ड्राइवर दे दिया, बच्चे का अच्छी जगह आपने हॉबी क्लासेस में, स्कूल्स में आपने एडमिशन करा दिया, पैसा आप उसको दे रहे हैं, फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बच्चा छोटा था और मेले में अपने फादर की उंगली पकड़ के जाता है, तो उसको खिलौने भी ख़रीदने हैं, उसको गुब्बारा भी ख़रीदना है, उसको पकौड़े भी खाने हैं, गोलगप्पे भी खाने हैं, सब कुछ चाहिए। फादर जो है उसको कुछ दिला के एक जगह बिठा के बोलते हैं कि तुम यहाँ बैठो, इंतज़ार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब बच्चे के हिसाब से ऐसा लगा कि बहुत टाइम बीत गया और फादर नहीं आए, और फादर रोना शुरू कर देते हैं, और बच्चा जो है वो रोना शुरू कर देता है। और जब बच्चा रोता है तो आसपास कोई एक इंसान जा रहा है, वो उस बच्चे को उठाता है और उसको बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, पापा आ जाएंगे थोड़ी देर में, तुम्हें क्या चाहिए, अभी खिलौना दिलाऊं, गुब्बारा दिलाऊं? और वो बच्चा क्या बोलता है, नहीं मुझे पापा चाहिए। द मैसेज दैट आई वॉन्ट टू गिव यू इज़ कि चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। द प्रायोरिटी इज़ द इमोशनल कनेक्ट। अगर पापा की उंगली बच्चे ने पकड़ी है तो उसको मेले की हर चीज़ की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर पापा साथ में नहीं है तो फिर कोई भी चीज़ जो है उसको कंपनसेट नहीं कर सकती है। तो मैं जो एक बहुत बड़ा रीज़न जो मैं समझता हूँ वो सिर्फ ये मानता हूँ, दो पेरेंट्स मे हैव देयर ओन रीजंस, क्योंकि आज हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, बट पॉइंट इज इफ़ आई सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ चाइल्ड, हमारे पास कितने भी रीजंस हो, लेकिन अगर हमने बच्चा पैदा किया है तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि बच्चे के साथ मेरा एक इमोशनल बॉन्ड बने। इमोशनल बॉन्ड नहीं है और उसके बाद आप उसको कोई भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दीजिए, वो आपकी पेरेंटिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो एक जो मैसेज मैं यहाँ पे इस आपके प्लेटफॉर्म से देना चाहता हूँ, आप ये मत समझिए कि अगर आप बच्चे की मटेरियलिस्टिक चीज़ें पूरी कर रहे हैं तो यू आर अ गुड पेरेंट। नो, इन माय कंसिडरेशन यू आर एब्सोल्युटली नॉट अ गुड पेरेंट अगर आप बच्चे की सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें प्रोवाइड पूरी करते हैं। सबसे पहला काम है बच्चे के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है। बच्चे को फील हो कि दैट इज़ माई सेफेस्ट जोन, यू नो, मैं कुछ भी गलती कहीं भी करके आऊँगा, कम से कम अपने माँ बाप की गोद में बैठ के मैं सेफ महसूस कर सकता हूँ। मैं आपको बताऊँगा कितने केसेस ऐसे हैं, इवन नॉट टीनेजर्स। एक लड़की मेरे पास आती थी, उसका एक डाइवोर्स हो गया एंड शी वॉज इन एन अफेयर विद समवन एल्स। तो 36-37 साल की उसकी एज थी। उसका जिस लड़के के साथ अफेयर है उसके कज़न्स को पता है, उसके फ्रेंड्स को पता है, लेकिन सिर्फ जो दो लोग जिनको नहीं पता है वो हैं उसके पेरेंट्स। यानी मैं जिस नज़र से देखता हूँ चीज़ों को, मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा मेरा एक सेफ जोन होना चाहिए वहीं हम चीज़ों को सबसे ज़्यादा छुपाते हैं। So true. तो मैं नहीं बोलूँगा कि क्या करना है, क्योंकि आज क्या करना है तो चैट जीपीटी पे डालेंगे तो पेरेंटिंग के 50 तरीके वो बता देगा। सही बात। मैं सिर्फ आपको एक वो एंड रिजल्ट देना चाहता हूँ, एक बैरोमीटर देना चाहता हूँ, एक टेस्ट देना चाहता हूँ। आपका अपने बच्चे के साथ कितना स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट है, बच्चा आपके साथ कितना सेफ फील करता है, दैट आई कंसीडर इज अ गुड पेरेंटिंग। इसको अचीव करने के लिए क्या करना है? आई थिंक एवरीवन इज एजुकेटेड। आई गॉट इट। यस, कविता मैम, आप क्या बताना चाहेंगी? टीनेजर्स हमारी वो ओवरवेलमिंग ब्रेकिंग पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ पर वो ये डिसीजन ले लेते हैं कि उनको अब अपनी लाइफ में नहीं रहना है, ख़त्म करना है। तो आप इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? वो क्या ब्रेकिंग पॉइंट होता है? सो अमिता, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। एंड पंकज सर ने बहुत अच्छे से अपने केस स्टडीज़ के थ्रू हमको बहुत उस कस तक पहुंचाया इमोशनल कनेक्ट को लेके। सो कोई भी, चाहे टीनेजर है चाहे कोई और भी है, जब वो इंसान उस पॉइंट तक पहुंचता है ना कि अब मुझे इस जीवन का अंत कर देना है, सुसाइड कर लेना है, खुद को ख़त्म करना है, मतलब उसके पास कोई और रास्ता उसको नज़र नहीं आ रहा। वो बैगेज उसके मन में जो कुछ चल रहा है वो इतना हैवी हो चुका है कि उसको लगता है दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन, कि अगर मैं खुद को ख़त्म करूँगा तो ये दुख दर्द मेरे जीवन से चले जाएंगे और तभी मैं निजात पाऊँगा। सो द चाइल्ड, स्पेशली द टीनेज, बिकॉज एक तो ये बहुत ना उनका ट्रांजिशनिंग फेज है, फिजिकली ऑल्सो, इमोशनली ऑल्सो, मेंटली ऑल्सो, द लॉजिकल ब्रेन इज ऑल्सो
इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, तो उनको सही गलत की कुछ खास जानकारी होती नहीं है। उस समय वो एक ऐसा बंदा, एक ऐसा जरिया, वो पॉइंट ढूंढ रहे होते हैं जो कोई उनको सुन ले। बट इफ दैट पर्सन इज मिसिंग इन देयर लाइफ, now that person could be even a teacher, could be a parent at home, but उसको अगर कहीं भी वो इंसान नहीं मिल रहा है जिसके पास जाके वो वैलिडेशन मिले कि बेटा अभी अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, तो बहुत अंदर जो है इतना भारीपन आ जाता है, इतना खालीपन आ जाता है कि उस बच्चे को फिर ये लगता है कि बस द ओनली वे आउट ऑफ ऑल दिस थिंग इज, जो मैं भुगत रहा हूँ, कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। सो द एज पंकज सेड कि वो इमोशनल कनेक्ट उसको कहीं से भी नहीं मिल रहा, उसको वो सेफ स्पेस कहीं भी नज़र नहीं आ रही जहाँ जाके वो अपनी मन की भड़ास निकाल पाए या बता पाए कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। नो वन इज़ देयर टू लिसन टू देम। और ऐसा क्यों है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वी मे डिस्कस फर्दर एज वी गो। It's a wonderful discussion what you have started. I congratulate you for that. Number one point is emotional baggage, safe zone, and what I feel is connectivity. Yes. Connectivity with themselves. वो अपने ही अंदर अपनी एनर्जी को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को वो समझ नहीं पा रहे, अपने आप को वो समझ नहीं पा रहे, और उनको कोई समझाने वाला भी नहीं है कोई। तो वी नीड टू टॉक अबाउट हाउ टू कनेक्ट मोर विथ योर सेल्फ, बिकॉज जब एक बच्चा प्यूबर्टी से क्रॉस करता है और एडोलेसेंस में आके जब बच्चा एंटर करता है, तो जैसे मैम ने कहा अपनी उसकी खुद की चैलेंजेस हैं, वो खुद ग्रो कर रहा है, उसको अपनी ग्रोथ समझ में नहीं आती, बहुत बच्चों को नहीं समझ में आती कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। फिर उसको फ्रेंड्स के साथ भी कनेक्ट करना है। फिर आजकल हमारे पास मीडिया इतना है स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास इंटरनेट इतना स्ट्रॉन्ग है, बच्चा गूगल मदर पे हर चीज़ का आंसर ढूंढने की कोशिश करता है, उसको कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता, आधा पक्का कच्चा पक्का मिलता है, तो वो अपना एक वर्जन क्रिएट कर लेता है और सही गलत को बताने वाला कोई नहीं है उसको। ऐसे में हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है, जैसे वी नीड एक्टिव लिसनर्स, सुनने वाले लोग भी चाहिए, हमें सलाह देने वाले नहीं चाहिए, राइट। सुनने वाले लोग चाहिए। और सुनने के लिए आपको अपने आप को पेशेंटली उसकी बात पूरी जब तक ना ख़त्म हो जाए सुननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बच्चे को उस समय लेक्चर मोड नहीं, तो बच्चे होते हैं आप हमें लेक्चर मत दो, हमें लेक्चर नहीं सुनना, पर लेकिन वो हम उसको एक तरह से बीइंग एडल्ट्स हम नहीं समझ पाते कि बच्चे को ये लेक्चर क्यों लग रहा है। बच्चे को लेक्चर इसलिए लगता है कि उसको ये लगता है कि जो मेरे को समझा रहे हैं वो तो हर जगह है, गूगल पे भी है, वो भी ये कह रहा है वो भी कह रहा है, लेकिन मेरी बात तो कोई समझ ही नहीं रहा। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट जब क्रिएट हो जाता है और जब वो कॉन्फ्लिक्ट का बैगेज जब बढ़ जाता है, तो एक ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है कि मेरे को समझने वाला आसपास कोई भी नहीं है। तो वो ईश्वर से मांगता है कि आप तुझे बस तू मुझे अपने आप बुला ले, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। तो वो ब्रेकिंग पॉइंट जो होता है, वो स्नैपिंग ऑफ द कॉन्फिडेंस जो होती है, वो स्नैपिंग ऑफ द कॉन्फिडेंस उनको एक अर्ज करती है, उनको पुश करती है अपनी लाइफ लेने के लिए। वो हम इनडायरेक्टली हम बच्चे को उस पॉइंट तक पुश कर देते हैं अननोइंगली। टीचर्स का सपोर्ट क्यों नहीं है? बिकॉज टीचर्स अपने में ही बिजी हैं। पेरेंट्स का सपोर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि पेरेंट्स खुद से अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। राइट। ग्रैंड पेरेंट्स है नहीं, जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर है नहीं, फ्रेंड्स कभी कोई सुनता है, कभी बुलिंग में आ जाता है। तो किससे कहे? घर में मेड्स हैं, क्योंकि वर्किंग पेरेंट्स हैं, मेड से वो क्या डिस्कस करेगा? तो और कौन है? हु एल्स? सो ट्रू। तो So who else is there to listen to them? तो वो स्नैपिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली हम उसको पुश करते हैं, इनडायरेक्टली अननोइंगली हम उसको एक लेवल तक पहुंचा देते हैं बच्चों को। हाँ, जैसे मेरे पास जैसे केसेस आते हैं तो मैं कहती हूँ राइट योर फीलिंग्स इन अ डायरी, ब्लर्ट आउट एवरीथिंग वॉट एवर यू, फिल अप पेजेस एंड पेजेस एंड पेजेस। आप विश्वास नहीं करो कि मेरे पास 15 डायरीज लेके भरी हुई मेरे पास बच्चे आते हैं, मैंने ये लिखा है, आपको इसमें कुछ समझ में आए तो मुझे बता देना। और मैंने तो सब लिख दिया। मैं कि लिखने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? हल्का हो रहा है? यस मैम, ऐसा लग रहा है जैसे छाती पे से कोई बोझ उतर गया हो। सो दिस इज़ वन वे ऑफ टेलिंग देम
टू ब्लर्ड इट आउट। बहुत बच्चे ड्राइंग के थ्रू निकालते हैं, बहुत लोग, तो ऐसे में हमें उनको मेथड्स बताने चाहिए, सलाह नहीं देनी चाहिए। सो ट्रू, सो तो ट्रू। सलाह देना उनको, वो अपने लिए वो एक ऐसा वो सोचते कि ये मेरे दोस्त नहीं है, ये मेरे को सलाह ज़्यादा देगा, लेक्चर ज़्यादा देगा, इसलिए मेरे को अपनी बात कहनी ही नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट आई फील कि सलाह नहीं दो, सुनो। और जो कमी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि आजकल का बच्चा अकेला भी पड़ गया है, टीनेजर, है ना? अकेला इसीलिए पड़ गया, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, आसपास के लोग भी शायद इमोशनली उतने उनके अपने फ्रेंड्स होते नहीं हैं, इतने मैच्योर कि वो उतना एक्टिव लिसनिंग रख पाएँ। और मेट्रो सिटीज़ में खासकर ये कि नेबर्स आसपास में एक दूसरे को जानते ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जॉइंट फैमिलीज रही नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं। स्कूल्स भी अब स्कूल्स बिजनेस हाउसेस ज़्यादा बन गए हैं। तो स्कूल्स में अंडरस्टैंडिंग टीचर्स है, पर लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। दे आर बिजी विद देयर ओन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो स्कूल्स ने उनके ऊपर दे रखे हैं। मैम, आपने टीचर्स की बात करी, तो हमारे जो अभी रिसेंटली हुए हैं सुसाइड के केसेस, दोनों में देखा गया है कहीं ना कहीं टीचर्स का रोल जो है बहुत पॉजिटिव नहीं रहा है। चाहे जयपुर के स्कूल की बात कर ले, वहाँ पर टीचर्स के पास बच्ची कई बार गई और टीचर से उन्होंने बोला कि मैं परेशान हूँ, मेरा बुली हो रहा है, कई बच्चे मेरे को बुली कर रहे हैं, सपोर्ट मी। वहाँ पे भी ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर जो स्कूल, दिल्ली के स्कूल हैं, वहाँ पर तो टीचर्स की ही बुलिंग की बात आ रही है। तो मैम, ऐसा टीचर्स जिनके ऊपर बच्चे उल्टा, एक माँ बाप जब घर पे छोड़ के आते हैं तो शायद लगता है कि वहाँ पर दूसरा एक अडल्ट फिगर, उनका देखभाल करने वाला, उनके लिए इम्पॉर्टेंट फिगर एक टीचर ही होता है। वो भी अगर नहीं देख रहा है, समझ रहा है, तो ये बच्चों के लिए काफ़ी डिसहार्टनिंग हो जाता है। तो आप इसके लिए क्या बताएंगे मैम? देखिए, स्कूल स्ट्रक्चर्स काफ़ी चेंज हो गया। हमारे टाइम पे जो थे पहले और अब जो हो रहे हैं स्कूल्स, तो स्कूल्स में स्ट्रक्चर्स काफ़ी चेंज हो गए हैं। मेंटल एबिलिटी, स्ट्रेंथ, जहाँ हम कहते हैं काउंसलिंग करो, ये करो, पर टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि होलिस्टिक डेवलपमेंट के चक्कर में क्या हो गया है कि इतने सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स स्कूल्स पिकअप कर लेते हैं कि उनको हैंडल करने के लिए सिर्फ टीचर्स ही मिलते हैं उनको। सो क्वालिटी टीचिंग इज़ गेटिंग अफेक्टेड। नंबर वन, टीचर हैज़ अ 40-minute स्ट्रक्चर इन अ डे। तो 40 मिनट में वो क्या काम करेगा? या तो पढ़ाएगा या काउंसलिंग करेगा। काउंसलिंग करेगा तो पढ़ाएगा कैसे? उसका टारगेट मिस हो जाएगा। सो वो जो एक चैलेंज जो टीचर खुद को फेस करता है, अच्छा बेटा आज नहीं, हम कल सुनेंगे, हम बाद में सुनेंगे, अभी आप बैठो, अभी आप हमारे वो सुनो, लेसन सुनो। वो बाद कब आएगा? वो बाद आता ही नहीं है। तो बच्चा फिर उसी प्रॉब्लम के साथ फिर वापस घर चला जाता है। अगले दिन फिर वो वापस आता है तो ये आज बात करूँगा, आज टीचर के पास पता लगा टीचर ने को प्रिंसिपल ने कॉल कर लिया, उसको कहीं और ड्यूटी पे भेज दिया, तो वो टीचर अवेलेबल ही नहीं है। टीचर कहाँ कब सुने उसकी बात? तो आप कह रहे हैं कि टीचर्स के पास टाइम ही नहीं है, नहीं होता। कई बार टारगेट सेट कर दिए गए हैं, ज़्यादा कॉर्पोरेट बन गए हैं स्कूल्स भी आजकल कि इन लोगों को भी टारगेट दिए जा रहे हैं और टीचर्स के पास टाइम नहीं है बिकॉज टीचर्स से रिजल्ट मांगा जाता है, हाउ मेनी फेल्स एंड हाउ मेनी पासेस। सो यू लाइक व्हेन द टीचर्स आर सो फुल ऑफ सो मेनी टारगेट्स, सो उनके लिए फिर यही ध्यान रह जाता है कि बच्चे सेकेंडरी बन जाते हैं, उनके लिए वो प्रोजेक्ट्स प्राइमरी बन जाते हैं। तो जब बच्चे सेकेंडरी हो रहे हैं तो बच्चे फिर सेकेंडरी, फिर अल्टीमेटली उन बच्चों के पास कौन है? फिर वी डू नॉट हैव एनीवन। सो ये मेरा एक अपना सजेशन है कि स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल्स को, जितने पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको एक ऐसा एम्बियंस क्रिएट करना चाहिए स्कूल में जो कंफर्ट जोन, सेफ जोन कम से कम बने तो सही। बच्चे आपस में बुलिंग करते हैं, बुलिंग पहले भी होती थी, आज भी होती है, लेकिन बच्चों को रिजेक्शन नंबर 1 फेस करना नहीं आता, फेलियर नंबर 2 फेस करना नहीं आता, नंबर 3 उनको हैंडल कैसे करना है खुद को, वो लाइफ स्किल नहीं है उनके पास। लाइफ स्किल क्यों नहीं है कि पहले तो चलो चाचा जी, मामा जी, ताऊ जी, सबके बच्चे इकट्ठे होते थे जॉइंट फैमिली में, तो आपस में लाइफ स्किल हैंडलिंग हो जाती थी। अब बच्चों को वो स्किल्स है ही नहीं, तो वो हैंडल करना, अपनी इमोशनल चैलेंजेस को हैंडल करना, उसकी जब तक हम उनको ग्रूमिंग नहीं करेंगे वैसे बचपन से, स्कूल्स का ये टारगेट बन जाता है। तो लाइफ स्किल ट्रेनिंग होती है, लेकिन उसको कितने सीरियसली लेते हैं बच्चे भी और टीचर्स भी, ये उस पर डिपेंड करता है।
नॉट मेनी ऑफ देम टेक इट सीरियसली. उनको ये लगता है कि लेक्चर है, ट्रेनर आ रहा है, लेक्चर दे के जा रहा है, और फिर उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट गोइंग ऑन देयर. Right. So unless and until they follow the implementation part and religiously उसको अपनी लाइफ में imbibe करें, तब तक वो पॉसिबल नहीं हो सकता. So टीचर्स भी अकेले कुछ नहीं कर सकते. उनको भी एक हैंड होल्डिंग और सपोर्ट चाहिए होता है. So I call all my teachers that they are birds without wings. They want to Birds fly. without wings. They want to fly with their kids, but they are not allowed to do so. So बहुत चैलेंजेस टीचर्स भी फेस करते हैं. बहुत सारे अच्छे टीचर्स भी हैं जो अपना लेसन बाद में कराते हैं, पहले बच्चों की सुनते हैं, तो वहाँ पे वो सेफ जोन में आते हैं. लेकिन बहुत सारे टीचर्स हैं जो नहीं सुन पाते, अलार्मिंग सिग्नल्स को नहीं समझ पाते, तो वो बच्चे फिर विक्टिम बन जाते हैं. फिर देखिए, टीचर्स के बारे में मैं एक नया पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ दुनिया को. सिंस आई कम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट, तो आई लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. आज मैं एक कॉर्पोरेट में मैं हूँ और मैंने किसी एक क्लाइंट का कोई एक प्रोजेक्ट लिया जो मुझे उसको डिलीवर करना है. इसकी क्वालिटी है, उसका ऑन टाइम डिलीवरी है. मेरे इंटरनल प्रोसेसेस में कितने भी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस क्यों ना हो, मेरे इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हैं, मेरे मैनेजमेंट से मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है, मेरे वेंडर्स मुझे चैलेंज दे रहे हैं, क्या उसके बावजूद भी क्या हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं? राइट? चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में जाएं, वहाँ पे हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन वो हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, बिकॉज कस्टमर ही है जिसकी वजह से आप एग्जिस्ट करते हैं. एवरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द कस्टमर्स. अब यही कॉन्सेप्ट अगर हम टीचिंग इंडस्ट्री में लेकर आए, एक बच्चा कौन है? एक बच्चा जो है, जो एक नया पर्सपेक्टिव में देना चाहता हूँ, वो बेसिकली आपके पूरे एजुकेशन सिस्टम का कस्टमर है, बिकॉज ही इज़ पेइंग द मनी. आपका जो स्कूल चल रहा है, आपके जो टीचर्स के घर परिवार में जो खर्चा होता है, वो तभी होता है जब ये बच्चा आपको अपनी फीस पे करता है, विच इज़ लाइक अ सैलरी दैट यू आर गेटिंग. तो अगर हम एक ये पर्सपेक्टिव से बच्चों को देखें, क्या हम कभी भी वो सोचते हैं कि हमें बच्चे को क्या फैसिलिटीज़ देनी है, इसकी सेटिस्फैक्शन इंडेक्स क्या है? क्या हम कभी भी मॉनिटर करते हैं इस चीज़ को? नहीं. हमें ऐसा लगता है कि टीचर हैं तो हम बड़े हैं, हम बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं, तो इसलिए हम ऊपर हैं और बच्चा जो हमसे नीचे है. लेकिन अगर हम क्लाइंट रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो वहाँ भी तो आप क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हैं. एजुकेशन में कितने सारे आजकल जो हैं आपकी स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने कस्टमर को अपने से नीचा ट्रीट करती है. नो. राइट. मैं हमेशा ना कोर को एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ. अगर हमने इस पर्सपेक्टिव से अगर अपने एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प करना शुरू करेंगे, तो फिर ऑब्वियस है बिटवीन टीचर्स इश्यूज होंगे, टाइम क्राइसिस भी होंगे, मैनेजमेंट से नहीं भी बनेगी. लेकिन उसके बाद भी अगर मेरी अपने स्टूडेंट का सेटिस्फैक्शन लेवल हाई हो, अगर ये मेरा एक KPI है जिसको हम कॉर्पोरेट में बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अगर है, मेरे स्कूल का सेटिस्फैक्शन, वेदर माय स्कूल इज़ परफॉर्मिंग वेल और नॉट, मेरा परफॉर्मेंस क्राइटेरिया ये हो कि मेरे स्कूल के बच्चों का सेटिस्फैक्शन इंडेक्स क्या है, इसको अगर हम मॉनिटर करना शुरू करेंगे, तो आई थिंक बहुत सारे ग्रास रूट लेवल पर चेंजेस अपने आप आने शुरू हो सकते हैं. वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. कविता मैम, आप क्या बोलना चाहेंगे? अमिता, देखो, टीचर्स भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है, बट उनको ये याद रखना है कि उन्होंने ये प्रोफेशन क्यों चूज़ किया. व्हाट इज़ द रीज़न दैट दे बिकम अ टीचर. सो उनके लिए वो स्टूडेंट इज़ द प्राइमरी रीज़न. पर अगर वो बाकी सब तामझाम में फंस के, जैसा भी हमने बाकी एक्सपर्ट्स के व्यूज़ सुने, ठीक है, स्कूल आजकल बिजनेस बन गया है, इसमें कोई डिनाइल नहीं कर सकता इस चीज़ को. वो कॉर्पोरेट हाउसेस बनते जा रहे हैं, ठीक है. स्कूल नहीं लगते आजकल. 7 स्टार
होटल्स की तरह लगते हैं, राइट? आप उनके कॉरिडोर्स देखो, ये देखो, विच इज़ गुड। हम बच्चों को एक कंफर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे एक बच्चा स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने जाता है, ज्ञान प्राप्त करने जाता है, और टीचर को वो देना है। इसके बीच में पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं कि जब मैं एब्सेंट हूँ अपने बच्चे की लाइफ में, कोई और अडल्ट है वहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ टीचर जो मेरा रोल भी प्ले करेगा। बट अगर ये मिसमैच हो रहा है आज के टाइम में, वो इसलिए क्योंकि टीचर्स जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनके अपने खुद के पास बहुत सारा बैगेज है जो वो नहीं संभाल पा रहे। अब वो बैगेज प्रोफेशनल वर्क का हो सकता है जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी कुछ है। दूसरा, उनका अपना इमोशनल बैगेज है जो उनकी पर्सनल लाइफ से भी आ रहा है, और जो शायद प्रोफेशनल लाइफ भी है उनको इमोशनल वो दे रहा है। अब जब एज एन अडल्ट मैं ही अपने आप को, अगर मैं टीचर हूँ, नहीं वो अपने इमोशंस को प्रोसेस कर पा रही, मेरे पास कोपिंग मैकेनिज्म्स नहीं है अपने आप को संभालने के लिए, तो मैं बच्चे को कैसे सुनूंगी? व्हेन आई एम फुल टिल हेयर, मेरे पास वो स्पेस और स्कोप ही नहीं है ना कि कोई और आके उसमें कुछ और डाल के जाए। वो कोई डालेगा वो बाहर ही स्पिल होने वाला है। तो मुझे पहले वो स्पेस अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी। सो हेयर कम्स द पॉइंट, आर वी टेकिंग केयर ऑफ आवर टीचर्स? क्या हम उनको एजुकेट कर रहे हैं, इस साइड के एंगल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या हम उनसे सिर्फ परफॉर्मेंस, रिजल्ट्स, आउटकम्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो वो जो एक विद्यालय हुआ करता था, जो गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ से एक गुरु शिष्य का ये जो पूरा प्रोसेस शुरू हुआ, आजकल बहुत कमर्शियलाइज्ड हो गया है। एंड दैट इज़ वेयर द टीचर्स आर फेलिंग। चाहे वो टीचर ये चाहता नहीं है, कोई भी टीचर नहीं चाहता कि उसके किसी भी एक बच्चे को दुख पहुँचे, या अगर वो मुझसे बात करने आ रहा है तो मेरे पास टाइम नहीं हो अपने बच्चे को सुनने के लिए। वो चाहते हैं ऐसा करना, पर वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आई वुड लाइक टू से स्कूल मैनेजमेंट उनको वो सपोर्ट नहीं दे रहा है जो उनको चाहिए। वो राइटली सेड बाय मीना मैम कि 30 मिनट्स 40 मिनट्स का पीरियड है, उसको सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, बीच में 4 और नोटिसेस वो पियोन भैया लेके आ रहे हैं, मतलब कि मैम यहाँ साइन कर दो, आपको प्रिंसिपल मैम बुला रही हैं, आपको ये हो रहा है, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। वो फ्रेम ऑफ माइंड ही हिल जा रहा है उसका वहाँ पे। इस बीच में अगर कोई स्टूडेंट आ गया तो उनको क्या लगता है, अरे एक और काम आ गया मेरे सर के ऊपर। तो ना चाहते हुए भी, सो वी शुड ट्राई एंड कम अप विथ फ्रेमवर्क्स जहाँ हम अपने टीचर्स को भी एज ह्यूमन बींग्स देखें, ना कि एज मशीन्स देखें कि हमने उनको तनख्वाह दे रहे हैं तो सिर्फ रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए दे रहे हैं। सो बहुत कुछ है, कहाँ से शुरुआत करेंगे वो मुद्दे पे बात करने की ज़रूरत है। बट इस सब में एट द एंड ऑफ द डे द चाइल्ड इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, बर्न आउट, उसको वो नहीं मिल रहा है इंसान जिससे वो अपने दिल की बात करे। एंड एंड में जो ये हो रहे हैं सुसाइड केसेस, ये हम सबके सामने है, ये हमारा इनका नतीजा। सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं टीचर खुद भी बर्न आउट हो रहे हैं, उनके ऊपर इतना प्रेशर। और सर ने तो बोला कि टीचर्स को जो है दे शुड अंडरस्टैंड कि बच्चा हमारा एक कस्टमर है, बच्चा एक कस्टमर है, और हम लोग को उनके साथ वैसे ही टीचर्स को डील करना है। पर सर हम फिर यहाँ गुरु शिष्य, हम लोग हमेशा से गुरु शिष्य परंपरा की बात करते रहे हैं ना। गुरु शिष्य परंपरा में हम लोग ये मानते हैं कि बच्चे को डिसिप्लिन करना, बच्चे की वेलबींग के लिए उनको उनके साथ डिसिप्लिन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और शायद किसी भी बच्चे को डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा जब किया जाता है तो वो पसंद नहीं आता है, बट गुरु की तरफ से ये डाला जाता है। पर अगर हम इसको बिल्कुल ही इस लेवल पे ले जाएंगे कि बच्चा हमारा कस्टमर है और हम यहाँ पर जो है एक वो हैं सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो क्या ये इसके साथ जस्टिफाई हो पाएगा? एजुकेशन सिस्टम में क्या ये जस्टिफाई हो पाएगा सर? देखिए, जब आप गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं तो टीचर गुरु नहीं है, टीचर अध्यापक है। और शिष्य जो है, जो स्टूडेंट जो पढ़ने आ रहा है, वो भी शिष्य नहीं है। ये बहुत बड़ा, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, टीचर्स ने अपने आप को, अपने ईगो को बहुत ज़्यादा पॉलिश करने के लिए अपने आप को गुरु की पदवी दे दी है। टीचर गुरु नहीं है, याद रखिए। अच्छा, गुरु वो है जो गु और रू 2 वर्ड से बनता है, जो अंधकार से हमें प्रकाश की तरफ लेके जाता है, वो गुरु है। जो आपको अध्यात्म का ज्ञान देता है वो गुरु है। जो आपको परमात्मा से मिलाता है वो गुरु है।
जो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाता है वो गुरु नहीं है, वो अध्यापक है। अगर अध्यापक और गुरु एक ही होते तो दो शब्द गढ़ने की हिंदी में ज़रूरत नहीं पड़ती। टीचर्स एंड मास्टर्स आर डिफरेंट, पहली चीज़। तो अगर ये सोचते हैं टीचर्स कि उनको गुरु का लहजा का ओहदा मिलना चाहिए, पहली बात तो वो गुरु है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, गुरु की रिस्पेक्ट करना ये शिष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये गुरु की जो वर्ड है ये उसके ऑरा में है। अगर बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करते हैं तब आप गुरु कहला सकते हैं। तो वो रिस्पेक्ट लेना रिस्पेक्ट वो गुरु की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। ये बच्चे के मैंडेट नहीं है कि बच्चे को मैंडेटरी उसको अपने गुरु की रिस्पेक्ट करनी नहीं। अगर आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो सॉरी फॉर माय वर्ड्स, आप टीचर कहलाने के काबिल नहीं है, आप गुरु कहलाने के काबिल नहीं है। तो जहाँ पे मैं बात करता हूँ कि हमें अपने स्टूडेंट्स को अगर हम एक कस्टमर की तरह ट्रीट करें, बिकॉज यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग सम नॉलेज इंडस्ट्री। एजुकेशन इज़ जस्ट अ नॉलेज इंडस्ट्री। आज मैं एक लाइफ स्किल कोच की तरह मैं काम करता हूँ। आज अगर मैं कॉर्पोरेट में जाता हूँ, वहाँ पे मैं लोगों को लीडरशिप ट्रेनिंग्स बताता हूँ, तो क्या मैं गुरु हो गया उनका? नो, आई कैन बी अ मेंटर, आई कैन बी अ कोच, तो मैं गुरु तो नहीं हूँ। सो ट्रू। और मैं जब उनके साथ ट्रीट करता हूँ तो आई ऑलवेज ट्रीट देम दैट दे आर माई क्लाइंट, दे आर माई कस्टमर्स, बिकॉज दे आर पेइंग मी। What is the difference between me and a teacher vis-a-vis the soft skill training मैं जिन लोगों को दे रहा हूँ versus the students? सिर्फ एज के छोटे हो जाने से तो हम अंतर नहीं बना सकते ना। हमारा स्कूल क्या है? इट्स जस्ट एन एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन का मतलब क्या हो रहा है कि हम एक अपना नॉलेज बेस है, नॉलेज ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं। तो जब हम नॉलेज ट्रांसफ़र की और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग्स हैं, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स हैं, लाइफ स्किल कोचिंग ट्रेनिंग्स हैं, कहीं भी हम जब इवन हम कॉर्पोरेट में बात करते हैं, आप देखते हैं कि आपने कोई टेक्नोलॉजी जर्मनी से इंपोर्ट की है, नाउ दे आर ऑल्सो गिविंग यू एन एजुकेशन। तो हर इंडस्ट्री में अगर हम जो हमसे नॉलेज ले रहा है उसको हम एक कस्टमर का एक ट्रीटमेंट देते हैं, देन व्हाई नॉट इन द स्कूल इंडस्ट्री? आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा द मोमेंट यू फील दैट दिस स्टूडेंट whom आई एम टीचिंग इज माई क्लाइंट। इसकी वजह से मेरे घर के अंदर चूल्हा जलता है। मैम, सर का पॉइंट बहुत डिफरेंट है। शायद ये पर्सपेक्टिव इस तरीके से इस एजुकेशन के बारे में कि बच्चों को एक क्लाइंट समझना चाहिए, एक कस्टमर समझना चाहिए टीचर्स को, ये मैंने नहीं पहले सुना है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम? देखिए, विद द चेंज इन द स्ट्रक्चर्स, सिनेरियो, माइंडसेट, पर्सपेक्शंस, टाइम, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और हम उनको पुरानी चीज़ों को भूलते भी जा रहे हैं और नई चीज़ों को इम्बाइब भी करते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी हम बीइंग इन एन इंडिया, हिंदुस्तानी होने के नाते हम अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। अच्छी चीज़ों को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों को ना छोड़ने के चक्कर में नई चीज़ें जो आ रही हैं और उसका जो एमालगमेशन जो हो रहा है वो बहुत ड्रास्टिक हो रहा है। हम गुरु से गुरु की पदवी चाहते हैं, शिष्यों से शिष्य की पदवी चाहते हैं, जैसे सर ने कहा। तो लेकिन हमें बीइंग टीचर्स हमें भी अपने अंदर झांकना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि क्या हम वाकई में गुरु के लेवल तक आ पाए हैं भी या नहीं है, कितने हैं और किस लेवल तक है। अगर हम देखिए, रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ है जो आप खरीद नहीं सकते। सो ट्रू। मार्केट में 2 किलो रिस्पेक्ट आप खरीद के ला के आपको नहीं दे सकती मैं। रिस्पेक्ट अंदर से आती है और जो चीज़ अंदर से आती है उसकी कोई लिमिट नहीं है। यू अर्न इट, यू डोंट बाय इट। सो वो गुरु अगर अपने आप को कहलाना चाहते हैं तो दे हैव टू अर्न द रिस्पेक्ट इन द आइज ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स और जूनियर्स और अपनी टीम लीड, जो जिस टीम को लीड कर रहे हैं। सो अनलेस दे नो द वैल्यू ऑफ हाउ टू अर्न रिस्पेक्ट, वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। और अगर ईगो में आ रहे हैं कि इसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी, तो वो गुरु या लीडर है ही नहीं।
अगर वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो वी आर नोबडी टू जज हिम कि व्हाई नॉट। ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिग्नल है कि वो हमको रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे पा रहा है। सो ट्रू। सो आई हैव टू रेज माई बार। वो बेंचमार्क्स हमने बनाने छोड़ दिए हैं। एक्चुअली जो टीचर्स की ट्रेनिंग जो हो रही है उसे बेंचमार्क्स बताते तो हैं ट्रेनर्स, CBSE भी बताता है, बाकी और लोग भी बताते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन्स जिसमें टीचर्स आए हुए हैं ऑलरेडी हैं, वो अपने बेंचमार्क्स को रेज नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, होम स्कूलिंग स्टार्ट हो गई है। आपका इंटरनेट एक्सप्लोजन इस तरह का बढ़ रहा है कि बच्चों को नॉलेज टीचर से कि इससे तो ज़्यादा हम जानते हैं। सही। तो क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग कहाँ रह गई? अगर टीचर अपने आप को तैयार नहीं करेगा, उस क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं करेगा, उस लेवल तक अपने आप को रेज नहीं करेगा, अपना बेंचमार्क अपने आप को अपना रेज नहीं करेगा, दे विल नॉट अर्न द रिस्पेक्ट इन द आईज ऑफ देयर स्टूडेंट्स। तो वो इमोशनल बॉन्ड कहाँ बना? बन ही नहीं पाएगा। बन ही नहीं पाएगा। तो अपनी बात जब वो क्लासरूम में नहीं बोल पा रहा है, अगर अपनी टीचर को अकेले में जाके नहीं बोल पा रहा है, वो सेफ जोन में अपने आप को नहीं फील कर पा रहा है, तो अपनी बात कहाँ से कहेगा वो? सी हमारे लिए भी एक एज टीचर्स हम सबके लिए एक इंट्रोस्पेक्शन है एक, कि हम गुरु तो कहलाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उस काबिल हैं, बन पाए हैं? ये हमारे बीएड कॉलेजेस हैं, जितने भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उन सब के लिए एक बड़ा एक थॉट प्रोसेस है ये, कि हम जो अपने इंस्टीट्यूट से जो बाहर टीचर्स भेज रहे हैं, बीएड करा के जो डिग्री होल्डर्स जो हम भेज रहे हैं, आर दे रियली प्रिपेयर्ड टू बी टीचर्स? सो ट्रू। तो यानी टीचर्स जो हैं वो अपने ईगो, टीचर होने का ईगो नहीं छोड़ पाते हैं। अभी हम जिस सिनेरियो में रह रहे हैं या जिस हम अब ईरा में रह रहे हैं, वहाँ पर इट इज़ मोर लाइक अ कस्टमर, और जैसे आपने बोला कि सर्विस प्रोवाइडर वाला ही एक रिलेशनशिप होना चाहिए। पर टीचर्स अपना एक जो हायर हमने एक बना दिया था कि क्योंकि ये टीचर्स हैं तो ये पेडेस्टल में बैठते हैं, तो टीचर्स ने अब वो अपना वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, और जिसकी वजह से और आजकल के बच्चे शायद थोड़े आई थिंक इमोशंस को हैंडल कर पाने वाले उतने नहीं हैं। अभी हमारे अंदर टॉलरेंस पावर भी उतनी नहीं है, मे बी बीट सोशल मीडिया कह ले, मोबाइल फोन कह ले, या पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा अब कनेक्शन बॉन्डिंग नहीं है। बच्चों को शॉर्टकट चाहिए, तो छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों का भी शॉर्टकट में आप किसी को लेसन नहीं पढ़ा सकते, शॉर्टकट में आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे सकते। कहीं तो आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे? वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव अमिता। हम ये टीचर्स ईगो की बात कर रहे हैं, ठीक है, देखा है मैंने भी, बीन ऑन दैट साइड ऑफ द टेबल एज वेल, एंड एज अ पेरेंट नाउ व्हेन आई गो टू स्कूल्स इन PTMs, एंड जब मेरे पास बच्चे आते हैं या पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं, जब वो टीनेजर्स ओपन अप होते हैं, वो टीचर्स के बारे में बताते हैं, है ईगो है, बट ना इसको एक होलिस्टिक व्यू में देखना चाहिए। देखो, किसी भी तरफ जब मैं फिंगर पॉइंट करती हूँ तो 3 फिंगर्स मेरी साइड भी पॉइंट हो रही हैं। देखो वो टीचर्स में अगर ईगो है, लेट मी टेक यू बैक टू द होम एनवायरनमेंट, तो बच्चे में भी ईगो है। अब बच्चे में ईगो आया कहाँ से? घर का एनवायरनमेंट समझने की ज़रूरत है। पेरेंट्स किस तरह से बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, वो उसको क्या समझा रहे हैं, उसके चाहे आप शिक्षक बोलो, गुरु, कुछ भी टर्मिनोलॉजी लो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कि क्या है, बट वहाँ आप स्टूडेंट है और सामने आपसे उम्र में भी बड़ा, आपसे एक्सपीरियंस में भी बड़ा, आपसे नॉलेज में भी बड़ा एक इंसान खड़ा है जो आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा है। बट अगर आप उसमें बैठे हो, मैम मैं फ़ीस देता हूँ इसलिए आप आज यहाँ खड़े हो, आपको कैसा लगेगा अगर आप उस टीचर को रिप्लेस कर दो और खुद वहाँ खड़े हो जाओ? वी हैव ऑल्सो क्रॉस दैट एज, ठीक है, हम भी स्कूल गए हैं, बट घर में हमारे पेरेंट्स ये कह के भेजते थे, बेटा स्कूल में पढ़ने जा रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान देना, फोकस करना, सामने जो खड़ा है वो तुमको पढ़ाने के लिए आया, उसको तुमसे ज़्यादा तजुर्बा है, लिसन टू दैट पर्सन, और कुछ समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछ लो, तीसरी बार पूछ लो, बट कैसे पूछना है अमिता, आपके वर्ड्स, आपकी टोन, आपकी पिच, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि वो आपका वो कनेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। बिल्कुल।
तो सिर्फ ये कहना कि टीचर्स की ईगोज हाई है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम शायद इसको नहीं जस्टिफाई कर रहे हैं। एज अ चाइल्ड, एज अ स्टूडेंट, मैं खड़े होकर अपने टीचर के साथ, इस मेरा बॉडी पोस्चर देखो कि मैं खड़ा हो गया, मैम से बात कर रहा हूँ, ये मेरा कमर पे हाथ है, ठीक है, या टीचर पढ़ा रही है, मैं अपनी मस्ती में 4 बच्चे बैक बेंच पे बैठ के बातें कर रहे हैं, एंड जब टीचर कह रही है बेटा कैन यू प्लीज पे अटेंशन, मैम आप अपना काम कीजिए, आई नो व्हाट टू डू। दीज आर द काइंड ऑफ सीन्स हैपनिंग इन स्कूल्स नाउ डेज, और कोई इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हमें ये देखना है वो बच्चा सेंटर में है, इधर होम एनवायरनमेंट है, उधर स्कूल एनवायरनमेंट है, बच्चा दोनों तरफ से देख रहा है, सीख रहा है, ठीक है, और वो एक प्रोग्रेसिंग फेज में है, वो एक डेवलपिंग फेज में, वो अपने एनवायरनमेंट से लाइक अ स्पॉन्ज देख रहा है। बट अगर घर पे माँ बाप ये कह के भेज रहे हैं मैं देख लूँगा अगर तेरे साथ कुछ भी होगा, क्या वो बच्चा उस माइंड सेट के साथ जा भी रहा है स्कूल में कि मैं एज ए स्टूडेंट एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, या मैंने फीस पे कर दी है तो मेरे पास सुपर पावर आ गई ये बदतमीजी करने की टीचर के साथ में। पीटीएम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। आप बताओ मैडम से क्या प्रॉब्लम है, आपको बताओ, ये पेरेंट्स पूछते हैं। हाँ सीरियसली। अच्छा, हम जब जाते थे पीटीएम्स में तो मतलब टीचर अगर कुछ कह रही है तो देखो ये गलत नहीं है, मैं बोलूँगी, पेरेंट्स कहते थे मैम इफ़ द चाइल्ड इज़ रॉन्ग और वो नहीं सुन रहा है, यू हैव ऑल द राइट टू ब्रिंग द चाइल्ड इनटू डिसिप्लिन। यहाँ पे आप हो हमारी जगह उसको ये सब सिखाने समझाने के लिए। आजकल के माँ बाप कैसे हाथ लगाए, जैसे मैम ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने रूल लगा दिया है कि मैं ये नहीं कह रही मारो पीटो, बट एज एन अडल्ट अगर मुझे लग रहा है मेरे सामने में बच्चा गलत ट्रैक पे जा रहा है, क्या मुझे उतना हक नहीं है कि मैं उसको रोक के टोक सकूं? अगर आप मुझसे वो हक ले लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? 6 घंटे तो बच्चा स्कूल में रहता है। हम बच्चों को खुद ही इतना ज्यादा ओवर सेंसिटिव बना रहे हैं ना, बाय गिविंग एवरीथिंग ऑन द प्लेटर। तो अगर कुछ पूछना है, मुझे ये भी समझाना है अपने बच्चे को, बेटा पूछो टीचर से, ठीक है, बट बी इन अ रिस्पेक्टफुल मोड। वो वैल्यूज बीइंग एन इंडियन हमें नहीं, अगर हम अपनी रूट्स को उखाड़ देंगे ना तो ना हम यहाँ के रहेंगे ना हम वहाँ के रहेंगे, और ये सिनेरियोज बढ़ते चले जाएंगे। So that is my perspective and that is what I want to bring on the table. I really like that. Yes, sir. मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। मैंने कई स्कूल्स में टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं, लगभग 80, 90, 100 टीचर्स एक बैच में होते हैं। उसमें से 90%, 95% टीचर्स की शिकायत ये होती है कि बच्चे डिसरिस्पेक्टफुल हैं। लेकिन मुझे हर स्कूल में 2, 4, 5 टीचर ऐसे मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि बच्चे हमारी बात मानते हैं। नाउ द पॉइंट इज, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? जैसा आपने कहा, अगर पेरेंट्स बच्चों को ये सिखा के भेज रहे हैं क्योंकि तुम पैसे दे रहे हो इसलिए तुम जाके टीचर के साथ बदतमीजी कर सकते हो, तो वो 100 के 100 टीचर के साथ बदतमीजी करेगा। मैं कहाँ पे ध्यान लेके आना चाहता हूँ, हर स्कूल में मुझे कुछ टीचर्स ऐसे मिले हैं जिनकी बच्चे रिस्पेक्ट भी करते हैं, जिनकी बच्चे बात मानते भी, और मेरी अपनी लाइफ में भी रहे हैं। मैं आज भी याद करता हूँ, मेरी लाइफ में 4 टीचर्स ऐसे हैं, आज भी मैं उनके बारे में याद आता है तो मेरे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट आती है। बाकी बहुत सारे टीचर्स मेरे जब आए हैं मेरी लाइफ में, मेरे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं है। अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो फिर मेरे अंदर तो फिर किसी के लिए रिस्पेक्ट नहीं हो, क्योंकि मैं तो पैसा सबको दे रहा था ना। इसका मतलब क्या है कि आज मैं 4 लोगों से बात करता हूं और 3 लोगों के साथ मैं डिसरिस्पेक्टफुल हूं और एक आदमी की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, तो फिर अंतर कहीं बाहर होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट जो मैं हमेशा बच्चों के बारे में बोलता हूं वो ये है कि बच्चा जब पैदा होता है ना, देन ही इज़ बॉर्न एज अ क्लीन स्लेट, उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है। ये हमने ही एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, जो लिखा है हमने ही लिखा है, और फिर हम ही कुछ टाइम के बाद ये बोलते हैं कि बच्चे जो हैं वो गलत हैं। पेरेंट्स भी बच्चों को गलत बोलते हैं। मेरे पास जब फर्स्ट सेशन में चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप के लिए जब लोग आते हैं तो पहले सेशन में तो वो इस तरीके से पेरेंट्स बिहेवियर बताते हैं बच्चे का, जैसे कि बच्चा एक बहुत बड़ा विलेन है, वो बहुत बड़ा कल्प्रेट है। टीचर्स भी ऐसे बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द टीचर्स। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, लेट अस गो बैक टू द रूट्स नाउ। जब एक बच्चा पैदा हुआ था उसके पास तो कुछ भी नहीं था ना। We have written as the part of the society, whether as parents or as teachers.
100 टीचर्स में अगर बच्चा 3 टीचर की भी रिस्पेक्ट करता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिफरेंस उनके टीचिंग पैटर्न में है। और आप खुद अपने आप को याद करें, बचपन से लेके आज तक कुछ मुट्ठी भर टीचर्स आपकी लाइफ में ज़रूर ऐसे आए होंगे जिनकी आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी टीचर्स की आप भी रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे। सर मेरा एक बस पॉइंट है जो जी। कविता यादव ने बोला, मुझे जी। वो काफ़ी वैलिड भी लगा वो पॉइंट कि अगर हम बच्चों को रिस्पेक्ट करना, आई टोटली अग्री कि रिस्पेक्ट अर्न करी जाती है, बट समटाइम्स क्या होता है कि जब बच्चे के माइंड में ये डल जाता है, अगर हम एज ए पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि क्योंकि हम इसको पैसे दे रहे हैं और बच्चा कस्टमर है और स्कूल जो है दैट इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर, और हमारे अंदर जो एजुकेशन और जो शिक्षा वाला एक हमेशा से एजुकेशन और शिक्षा को अलग लेवल पे रखा गया है, क्योंकि वहाँ पर एक हमारा एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल लेन देन होता है। मतलब आप किसी को नॉलेज दे रहे हो तो वो एक अलग लेवल का रखा गया है। अच्छा, इसीलिए इंडिया में शुरू से ही इसका अलग लेवल है ना सर। अगर बच्चे के माइंड में एक छोटा सा बच्चा है, वो आसपास ये सुन रहा है, पेरेंट्स की कन्वर्सेशन में सुन रहा है और ये बात उसके अंदर जा रही है धीरे धीरे कि ओके क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं तो हम लोगों के साथ टीचर को इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, है ना। अब स्कूल के अंदर क्या है, बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए टीचर को कई बार ऊंची आवाज़ में भी बोलना पड़ सकता है। डिसिप्लिन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी पूरे तरीके से डेवलप नहीं है और उसके इमोशंस बहुत वोलाटाइल हैं, है ना। अब वो अपने वोलाटाइल इमोशंस में कुछ भी करेगा, किसी दूसरे बच्चे को बुली कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं बच्चे। तो फिर ऐसे में अगर टीचर्स अपना कैप रखने की कोशिश करते हैं, डिसिप्लिन लाने की कोशिश करते हैं और बच्चे के माइंड में पहले से ही है कि ये टीचर्स को ये हक नहीं है करने का, तो बच्चा फिर बदतमीजी पे आ सकते हैं और जो एनवायरनमेंट को ख़राब करेंगे। तो ऐसे में अपने वैल्यूज़ को देना कि ठीक है इट इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी है। हम डॉक्टर्स की भी रिस्पेक्ट करते, दे आर ऑल्सो सर्विस प्रोवाइडर, पर हम उनकी भी एक अलग लेवल पे करते हैं। हम वैसा नहीं करते एक पार्लर में हम जाएंगे और एक डॉक्टर पास जाएंगे, बहुत फ़र्क होगा सर। सर्विस प्रोवाइडर दोनों ही हैं। तो ऐसे ही एक एजुकेशन सिस्टम का जो सर्विस प्रोवाइडिंग है और एक शायद जो दूसरा सर्विस प्रोवाइडर होगा उसमें कुछ तो रिस्पेक्ट वाइज फ़र्क होगा, जहाँ तक मुझे लगता है सर। मैं समझता हूँ आपका पॉइंट। देखिए थोड़ा और गहरे में पकड़ते हैं इस पॉइंट को। ठीक है सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चा ये समझे कि मैं इनका कस्टमर हूँ, राइट। मैंने क्या बोला है, वो KPI स्कूल्स का होना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूँ, उससे और गहरे में जाते हैं। लेट अस गो टू द ओल्ड ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन की जो हम बात करें, हम गुरु शिष्य परंपरा से की हम बात करते हैं। एक बच्चा जो कि बहुत ही वल्नरेबल है, 6 घंटे इस पेरेंट्स स्कूल में टीचर्स के साथ बिताता है। बच्चे की एक्सपेक्टेशन क्या है, बच्चा चाहता है कि वो मेरा एक सेफ जोन बने, मुझे अपनी एक सेफ्टी महसूस हो मैं किसी भी टीचर के पास अगर जाता हूँ तो, राइट। अगर आप पुराने मेथोडोलॉजी को भी आज अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं और अगर आप बच्चे को एक सेफ जोन प्रोवाइड कर सकते हैं, देन देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, राइट। पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली बच्चे को, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो और चाहे वो स्कूल में टीचर्स के साथ हो, उसको लगना चाहिए आई एम इन माय सेफ जोन। आज क्योंकि स्कूल में बच्चा सेफ जोन महसूस नहीं करता है, इसलिए मैंने कहा कि अगर हम विद द ग्रोइंग टेक्नोलॉजी, विद द ग्लोबलाइजेशन, राइट, आज हम ये नहीं बोल सकते ना कि आज मुझ में US कल्चर का इम्पैक्ट नहीं आएगा या अमेरिकन या यूरोपियन कल्चर का इम्पैक्ट नहीं आएगा। I am saying if the new cultures are coming in, new technologies are coming in, तो अब हमें सेफ जोन तो अब भी प्रोवाइड करना है। सेफ जोन प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास अगर एज अ स्कूल एक हम अपना एक KPI रखें, जैसे सपोज इफ आई एम द प्रिंसिपल और मेरे स्कूल में सपोज 10 टीचर्स हैं और मुझे अगर देखना है कि क्या मेरा जो स्कूल है क्या अपना पर्पस सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो मेरे पास आज मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या होगा कि मैं हर टीचर से पूछूंगा कि कितने बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, कितने बच्चे ऐसे हुए हैं जो आपके साथ डिसरिस्पेक्टफुली बात करते हैं, और मैं उस टीचर को
ज़्यादा अच्छा परफॉर्मर मानूंगा जो ये बोलेगा कि मेरे साथ कम बच्चों ने डिसरिस्पेक्टफुली बात की। I totally agree with you, sir. Now, if there is a disrespect between a relationship of child and the teacher, मैं ये मानता हूं डिसरिस्पेक्ट कर बच्चा रहा है, रिस्पॉन्सिबल टीचर है। क्यों? देखो, आप एक चीज समझिए, आप जिसको भी पैसा देते हैं आप उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो भी आप वेटर से बदतमीजी से बात नहीं करते हैं। You know that when you are paying, you are getting a service. If you get a proper service, आप पैसा देने के बाद रिस्पेक्टफुली भी बात करते हैं। बच्चा अगर ये फील करेगा कि टीचर्स जो हैं वो उसका एक सेफ जोन है, जैसे आप ही ने कहा कि एक बच्चा जो है 3 बार टीचर के पास गया और उसने उसको नहीं सुना, यानी बच्चा तो फील नहीं कर रहा ना कि ये डिसरिस्पेक्ट है। अब चाहे बच्चे के दिमाग में पेरेंट्स डालें या ना डालें कि हम उसको पैसा देते हैं और तुम्हें उनकी सुनने की ज़रूरत नहीं है, ये बच्चा डिसरिस्पेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि मुझे आपसे वो सर्विस नहीं मिल रही, वो मेरी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही इमोशनल लेवल पे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, I am. बच्चा एक जब पैदा होता है, ही इज़ वेरी वीक, उसको सपोर्ट चाहिए, पेरेंट्स का भी सपोर्ट चाहिए, टीचर्स का भी सपोर्ट चाहिए। वो 6 घंटे टीचर सपोर्ट करते हैं, बाकी टाइम पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। लेकिन जहां बच्चा सपोर्ट नहीं फील करता, सेफ जोन नहीं फील करता, वो वहीं डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है। आप अभी, क्योंकि मैंने ये कहा कि एक नया पर्सपेक्टिव मैंने दिया, तो आई कैन अंडरस्टैंड यू हैव अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस। लेट अस गो बैक टू द पेरेंट्स रिलेशन। वहां तो कोई किसी को पैसा नहीं दे रहा, दे रहे हैं तो पेरेंट्स ही दे रहे हैं, बच्चा तो पैसा नहीं दे रहा। वहां पे बच्चा तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है पेरेंट्स के ऊपर, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, सोशली, हर तरीके से। Right, sir. लेकिन जब बच्चे को लगता है कि पेरेंट्स के साथ मुझे वो एक सेफ जोन नहीं मिल रहा है, तो क्या बच्चे पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं? करते ही है। आपने कहा कि पेरेंट्स बोलते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं इसलिए यू कैन गो एंड डिसरिस्पेक्ट द टीचर। पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए बच्चे को कौन बता रहा है? क्या टीचर्स बोल रहे हैं कि जाके घर में जाके आप पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करिए? कोई नहीं बता रहा है। ये डिसरिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट कहाँ से आती है? वो आती है मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन की फुलफिलमेंट से। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, एक वाइफ की अपने हस्बैंड से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, हस्बैंड की अपनी वाइफ से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। वो एक्सपेक्टेशंस मीट होंगी, दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट आएगी। और जहां एक की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं, वो डिसरिस्पेक्ट अपने आप आएगी। True, sir, true. देखिए, ह्यूमन माइंड इज़ लाइक अ स्पंज। जब से बच्चा पैदा होता है और जब तक ही क्लोजेस हिज आइज, द एंटायर जर्नी ऑफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ goes in absorbing things around him. He observes and absorbs people, behavior, results, outcomes, expectations, conflicts, so many things around him. And he creates his own perception about life. जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पास कोई लाइफ का गोल नहीं होता। जैसे जैसे और स्कूल में जाता है वो और रिफाइन होता चला जाता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस वेरी करने लगती हैं। आप क्लास 4 के बच्चे से पूछ लीजिए बड़े होके क्या बनोगे, उसको नहीं पता। लेकिन क्लास 10 के बच्चे से पूछ लीजिए बड़े होके क्या बनोगे, वो फिर भी थोड़ा सॉर्टेड होता है, थोड़ा सा सॉर्टेड होता है। ही मे नॉट बी 100% परफेक्ट कि उसकी अपनी गोल्स की, एस्पिरेशंस की, उसकी क्लैरिटी है कि नहीं है। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़ लाइक as a teacher trainer, as a soft skills trainer and as a parent, what I understand is कि बच्चा जो अपने आसपास, आप एक बार बताइए, 6 घंटे बच्चा स्कूल में रहता है, बाकी घंटे घर में रहता है, तो मम्मी पापा का रिलेशन देखता है, कितने वो क्लोज हैं, कितने नहीं हैं, कितनी फाइटिंग्स हैं। आजकल पेरेंट्स बच्चों के सामने लड़ लेते हैं, फिर बच्चे रात भर जगते हैं। जो बच्चा रात भर जग के मूवी देख रहा है, गेम खेल रहा है, जो भी काम कर रहा है, वो अगले दिन फ्रेश माइंड से कैसे स्कूल में जाएगा? तो वो जो एक उसका फ्रस्ट्रेटेड माइंड होता है, नींद पूरी नहीं हुई, बॉडी क्लॉक ख़राब हो गई, उसका खाना पीना डिस्टर्ब हो गया है, तो देयर आर वेरियस रीजंस विच अफेक्ट्स हिज माइंड सेट ऑल्सो। नंबर 1। नंबर 2, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़ कि वो अपने घर में जब डिस्टर्ब लाइफ देखता है तो उसको लगता है कि
faith and trust in getting married or in making relationships is very dangerous. वो अवॉइड करने लगता है। तो अवॉइड क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने बैक ऑफ द माइंड में उसने वो मम्मी पापा के झगड़े हों या घर में और भी झगड़े हों, किसी भी तरीके के कन्फ्लिक्ट्स हों, वो उसने उनको देखे हुए हैं। तो ही स्टार्ट्स लूजिंग फेथ, ट्रस्ट। इनको बताऊंगा तो ये मुझे डांटेंगे, उनको बताऊंगा तो ये मुझे डांटेंगे, किसको बताऊंगा तो ये मुझे डांटेंगे। तो वो जो एक लॉस ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट जो धीरे 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 बिल्टअप होने लगती है उसको कहीं तो सोलेस चाहिए, कहीं तो उसको चाहिए। तो उसके आउटलेट्स क्या है? जब तक हम उन आउटलेट्स के ऊपर वर्क नहीं करेंगे, चाहे पुराना सिस्टम हो चाहे नया सिस्टम हो, आउटलेट्स तब भी होते थे, कन्फ्लिक्ट्स तब भी होते थे, कन्फ्लिक्ट्स आज भी होते हैं। उनका एक मेथड वेरी करने लगा है। झगड़े तब भी होते थे घरों में मम्मी पापा के, लेकिन मम्मी पापा ध्यान रखते थे कि बच्चों के सामने ना लड़े, लेकिन झगड़े होते थे फिर भी। अब वो अपने आप को कैसे अंडरस्टैंडिंग मोड में लेकर आते थे कि बच्चों के सामने ना लेकर आए। तो हमने भी अपने बचपन में और हमारे बड़ों ने भी अपने बचपन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें महसूस करी हैं, और वो चीज़ अब आगे किस तरीके से निकलती आ रही है। सबसे पहले ट्रस्ट हमें आप एक दूसरे के साथ क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। फेथ, ऑनेस्टी, तो ये जब तक हम पॉजिटिव एफर्मेशंस नहीं लेकर आएंगे लाइफ के अंदर, बच्चे को लगेगा कि यस पॉजिटिव भी कुछ हो सकता है। हमेशा नेगेटिव चारों तरफ अगर उसको मिलेगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का किसी के साथ भी हो, आपका मेरा हो सकता है, मेरा सर का हो सकता है, सर का अपने बॉस के साथ हो सकता है, मतलब इट इज़ एवरीवेयर। वो पर्सपेक्टिव जब तक पॉजिटिव एंड नेगेटिव अफर्मेशंस की जब तक बच्चों को ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, टीचर्स को वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी, टाइम नहीं मिलेगा, वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगी। मेरी समझ से अब हमें मेथड्स के ऊपर बात करनी चाहिए, हाउ टू कंट्रोल ऑल दिस। प्रॉब्लम तो हमें पता लग रही है और पता दिख भी रही है, हमें समझ भी आ रही है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, बट नाउ वी नीड टू एज काउंसलर्स एंड एज टीचर ट्रेनर्स एंड एज डॉक्टर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द मेथड्स टू इम्प्रूव दीज मेथड्स, राइट। सो ये मेरा मानना है। हमें पता है कि पेरेंट्स के फ्रंट पे क्या चल रहा है। पेरेंट्स के पास आजकल टाइम उतना नहीं है जितना पेरेंट्स के पास होता था। हमारी जॉइंट फैमिलीज़ अब नहीं रही हैं, बच्चे लोनली होते जा रहे हैं, स्कूल्स में भी उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, टीचर्स अपने ही जोन में इतना है कि वो भी उनको सेफ स्पेस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो और सोशल मीडिया की वजह से भी वी कैन सी कि बहुत सारा उनका इमोशनल बॉन्डिंग और कनेक्ट रियल फ्रेंड्स से ख़त्म होता जा रहा है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द ऑल्सो थिंग जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि पहले हमारे रियल फ्रेंड्स हुआ करते थे, जहाँ हम बैठ कर के अपने हार्ट टू हार्ट टॉक करते थे, हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करते थे। जितना जितना सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है, हमारे ज़्यादा फ्रेंड्स सोशल मीडिया में हो गए हैं, रियल फ्रेंड्स की काउंटिंग कम हो गई है। हमारे रियल एक्सप्रेशंस, दिल की बातों को शेयर करना, अब हम इतने सुपरफिशियली हमने जीना शुरू कर दिया है कि हम अंदर अपने बहुत सारी चीज़ों को छुपा के रखते हैं, अपनी कमियों को छुपा के रखना चाहते हैं। हमारे परिवारों में क्या चल रहा है हम वो डिस्कस नहीं करना चाहते हैं कि लोग हमको जज करेंगे, हमें एक बड़ा बेस्ट फेस रखना है। और ये बच्चों के साथ भी है, क्योंकि बच्चे भी ये इस कल्चर को देख रहे हैं, अपना बेस्ट फेस दिखाने वाला, तो वो भी उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये भी शायद इम्पैक्ट कर रहा है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे कविता? हाँ, बेस्ट फेस हर कोई दिखाने की कोशिश करता है, वो एक ह्यूमन साइकी है, ठीक है। कोई भी अपना डार्क साइड कभी भी प्रोजेक्ट नहीं करना चाहेगा, हमेशा अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश करेगा। बट जैसे कि आपने कहा कि लेट्स अंडरस्टैंड कि क्यों ये हो रहा है। देखो, एक जो स्ट्रक्चर था ना घरों का, वो ब्रेक डाउन हो गया है उसमें। अर्लियर इट यूज्ड टू बी जॉइंट फैमिली, अ प्रॉपर जॉइंट फैमिली जो कहते हैं, जहाँ ना सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो जॉइंट फैमिली। आजकल स्कूल्स की आप बुक्स में देखो, जॉइंट फैमिली की डेफिनेशंस भी चेंज हो रही हैं, राइट। पहले दादा दादी होते थे, ताऊ जी ताई जी होते थे, बुआ वगैरह होती थी, जिसको हम हिंदी में मैं बोलूँ कुनबा होता था एक पूरा, कजन्स, कितने कितने कजन्स होते तो थे, और फिर हमारे कजन्स होते थे। तो अगर मेरे पेरेंट्स के पास टाइम नहीं भी है मेरे साथ वो एक इमोशनल कनेक्ट बनाने का, मेरा जो वो एक वैक्यूम है ना, वो कभी क्रिएट नहीं होता था। क्यों? क्योंकि घर का या तो कोई और बड़ा उसको फिलफिल कर देता था, मेरे पास कजन्स हैं बड़े जिनके साथ मैं जाके बात करके हल्का फील कर लेती थी। एंड
वो वैक्यूम कभी नहीं बना। अभी लोग कम होते चले गए, टाइम्स आर चेंजिंग। पहले मदर्स घर में रह के बच्चों के साथ 24/7 रहती थी। फादर अगर एक अर्निंग मेंबर है तो माँ तो घर में प्रेजेंट है। अभी बिकॉज ये स्ट्रक्चर हमारा डिसमेंटल हो रहा है, तो दोनों को काम करने की ज़रूरत है, बिल्कुल काम करने की ज़रूरत है। एजुकेशन भी बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल भी हमें मेंटेन करना है, सब कुछ है। जो बोथ द पेरेंट्स आर स्टेपिंग आउट टू वर्क, वेरी गुड। इससे बच्चों को बहुत पॉजिटिव भी मिल रहा है, राइट। बट उससे हो क्या रहा है, एक जो इमोशनल वैक्यूम है ना, वो बढ़ता जा रहा है। अब घर में बच्चे अकेले हैं, अगर कभी किसी चीज़ को लेके उन्हें कुछ सवाल आया, कुछ क्यूरियोसिटी आई, स्कूल से लौटे हैं, घर में कोई नहीं है, स्कूल से किसी से लड़के आ गए, बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा हो गया मेरा, मैम ने मुझे डांट दिया, मैम ने कहा यूनिफॉर्म ठीक नहीं है, सॉक्स क्यों इतनी गंदी है। अभी छोटी छोटी बातें बच्चे अपने जहन में रख लेते हैं, उनको बुरा लगता है। घर में आए, कोई नहीं है जिसके साथ मैं शेयर करूं। दैट इज़ हाउ उनके अंदर इतना पेंटअप जो है वो होते जा रहा है, उनका घड़ा भरता जा रहा है, और सुनने के लिए कोई नहीं है। अभी हम सब ने डिस्कस कर लिया कि स्कूल में भी टीचर्स के पास भी टाइम नहीं है, घर में पेरेंट्स भी अनअवेलेबल है सुनने के लिए। चलो बच्चे ने वेट किया कि मम्मा पापा शाम को घर आ जाएंगे, मम्मा पापा घर आते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है भाई थोड़ा शांति पकड़ो, अभी हम भी काम करके आए हैं, बट नेचुरली हम भी थके हुए हैं, अभी इमीडिएटली हम तुमको नहीं सुन सकते। फिर सोशल मीडिया जो आप लेकर आए, सब कुछ हो गया। अभी मेरा ऑफिस ना, मैं ऑफिस छोड़ के नहीं आई हूँ घर पे, मतलब ऑफिस में उसको मैं साथ ही ले आई हूँ। मोबाइल में ईमेल है, सब कुछ है, फ़ोन भी आ रहे हैं, टास्क हैं, टारगेट्स पूरे करने हैं, प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने हैं। आई मीन पहले टाइम होता था व्हेन आवर पेरेंट्स यूज्ड टू कम बैक, पापा गए जॉब किया, शाम को घर आएंगे, मुझे मालूम है अब इसके बाद उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उनका टाइम हमारे लिए, वो हमारे साथ खेलेंगे भी। अगर कुछ होमवर्क नहीं आ रहा, कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उनसे पूछ भी सकती हूँ, उनके साथ बैठ भी सकती हूँ, उनसे बातें भी कर सकती हूँ। वो भी पूछते थे कैसा दिन रहा। आजकल बच्चे नॉक नॉक करते हैं, बट वो डोर्स नहीं खुलते उनके लिए। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट एज अडल्ट्स फर्स्ट वी नीड टू डीप डाइव, इंट्रोस्पेक्ट कि हम कहाँ पे फेल हो रहे हैं अपने ही बच्चों के लिए। जब हम ये पहले हमारी अवेयरनेस में आना चाहिए, दूसरा हमें इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हाँ वी आर फेलिंग, और जब ये एक्सेप्टेंस आएगा तब हम देखेंगे अच्छा इफ़ आई एम फेलिंग हाउ कैन आई रिजॉल्व दिस इशू। तो फिर मैं समझने की कोशिश करूंगी कि मैं कैसे, और अपने ऊपर काम करूंगी। तो जैसे मैंने भी कहा और मैम ने भी कहा, बच्चा इज़ लाइक अ स्पॉन्ज, वो ऑटोमेटिकली उसमें चला जाएगा। आपको ना उधर मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप खुद पे एज एन अडल्ट मेहनत कर लो। घर में पेरेंट्स समझ लें, स्कूल में टीचर समझ ले, मैनेजमेंट समझ ले, बच्चा अपने आप काफ़ी हद तक सॉर्टेड हो जाएगा। ये मेरा मानना है। ये आपका ये पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है कि जब आप वेंट आउट नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली वो इकट्ठा होता जाएगा हमारे अंदर, और वो फिर किसी न किसी तरीके से ना एक छोटे से ट्रिगर से भी फिर वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। ये बात तो आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि बदलाव तो आए हैं सोसाइटी में, वो हमेशा आएंगे, और हमेशा हर आदमी को ये लगता है कि जो बीता हुआ समय था वो ज़्यादा बेटर था, राइट। लेकिन बीता हुआ समय तो अब आने वाला नहीं, आने वाला नहीं। लेट्स बी मोर प्रैक्टिकल, लाइफ ऑलवेज मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब हमें कुछ नए मेथड्स जो हैं वो डेवलप करने की ज़रूरत है। सो ट्रू, है ना। अब वो क्या नए मेथड्स होंगे, वो स्कूल्स में अलग कुछ मेथड्स हमें करने पड़ेंगे, पेरेंट्स को अलग से कुछ मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, बच्चों को भी कुछ नए अलग मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। आज हमारे पास वेंट आउट करने के लिए कोई नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है। कैसे वेंट आउट करें, दैट्स अ क्वेश्चन आई वांट टू पुट टू ऑल ऑफ यू नाउ। पेरेंट्स अवेलेबल नहीं हैं। व्हेन आई सी द कॉर्पोरेट कल्चर, आई थिंक 12 घंटे तो हर आदमी काम कर रहा है, 2 घंटे 3 घंटे आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो 15 घंटे तो आप अवेलेबल है ही नहीं, राइट। टीचर्स का भी जैसे कहा कि बच्चे ज़्यादा हैं या वट एवर रीजन दैट मैडम हैज़ एक्सप्लेन, तो टीचर्स भी अवेलेबल नहीं हैं। अब बच्चा जो है कैसे वेंट आउट करे, ये मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। दैट्स अ प्रॉब्लम विच आई थिंक द होल सोसाइटी इज फेसिंग राइट नाउ, राइट। तो क्या वो मेथड्स हो सकते हैं कि बच्चा जो है वेंट आउट करे व्हेन नो वन इज अवेलेबल टू हिम? दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन। क्योंकि ये चैलेंज है, मैं मान रहा हूँ आपकी बात को, बिल्कुल बात ठीक है, चैलेंज तो है, लेकिन उस चैलेंज से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे वेंट आउट करेगा बच्चा? लेट्स आस्क। या वेरी एप्ट क्वेश्चन सर जो आपने पूछा।
सो अब हमें यहाँ बच्चों को सिखाना है कि उन्हें कैसे अपने आप को मतलब इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, उसकी बात हम करें. लेट्स गो बैक टू थोड़ा सा पीछे. पहले चिट्ठियाँ भेजी जाती थी, हम लिख कर एक्सप्रेस करते थे. वही चीज़ आज के टाइम में एज काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हम कहते हैं जर्नलिंग करो, डायरी मेंटेन करो, उसमें एक्सप्रेस करो. देखो टाइम नहीं है, राइटली मेंशन 15 घंटे तो चले गए पेरेंट के उसमें से वो 5-6 घंटे बेचारा नींद भी लेने की कोशिश करेगा, उसके पास टाइम ही का है, घर आके घर के भी 1000 काम हो. सो इफ देयर इज नो स्कोप ऑफ दैट डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड, द बेस्ट वे इज यूज दिस स्मॉल मेथड्स. नोट लिखो, बच्चे की टेबल पे छोड़ दो. बच्चे को भी सिखाओ कि अगर मम्मा के पापा के साथ डायरेक्ट नहीं हो रहा, प्लीज एक्सप्रेस योर सेल्फ ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड लीव दैट ऑन योर पेरेंट्स डेस्क. वो पढ़ेंगे, आप भी पढ़ोगे, तो ऐसे आपका एक्सचेंज होगा आपके एक्सप्रेशंस का कि आपके अंदर क्या चल रहा है. और अगर जब ये एक्सप्रेशन होना शुरू होगा, पेरेंट्स टाइम भी निकालना शुरू करेंगे. जब उनके सामने आएगा, ओ माई चाइल्ड इज गोइंग थ्रू दिस, माई चाइल्ड इज फीलिंग दिस, मेरा बच्चा ऐसा महसूस कर रहा है, ये सोच रहा है, वो रुकेंगे. वो 15 घंटे में से टाइम भी निकालेंगे, चाहे वो दफ्तर से जल्दी आए, चाहे वर्क फ्रॉम होम लें, कुछ भी करें, वो अपने बच्चे के लिए प्रेजेंट होंगे ही होंगे. दैट इज़ वन वे. ये जो छोटे छोटे तरीके हैं, राइटिंग के थ्रू हम बच्चों को एक्सप्रेस करना सिखा सकते हैं. एंड मैं हमेशा कहती हूँ अपने पेरेंट्स को जब वो आते हैं कि पेरेंटिंग में ना आपको भी अब क्रिएटिव होने की ज़रूरत है. आप पहले जो जैसे पेरेंटिंग होती थी, आज के टाइम में वो नहीं हो सकता, बिकॉज वो सेटअप ही नहीं है, राइट. सो यू हैव टू बी क्रिएटिव कि कैसे मैं अपने बच्चे के साथ कनेक्ट करूँ, वो बॉन्ड बनाऊँ, कैसे टाइम दूँ जहाँ टाइम का क्रंच है. सेकेंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चे को किसी तो एक फिजिकल एक्टिविटी में डालें जहाँ जो उनकी एनर्जी है, जो उनका पेंट अप इमोशंस है, वो उस चैनलाइज हो सके, वो उस पर काम कर सके, वो उस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करके एम्प्टी कर सके एक पॉजिटिव वे में. क्योंकि जब हम फिजिकल वर्कआउट करते हैं ना, बहुत सारे हार्मोन्स हमारे अंदर केमिकल सिक्रीट होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं. सो दीज आर द 2 ways which I would like to bring on the table that will help to create that bond between. When we talk about methods, methods are various. Only thing is we need to understand our own capabilities and capacity in how to create those methods. What I understand is taking up music and art as a therapy. Because music and art as a therapy really works out to give vent to your pent up emotions. I have seen, I've experimented it, and I've tried with many other students of mine and teachers of mine that music and art is again a therapy, dance is again a therapy. So do not take them as an activity, take them as a therapy. It really helps you in being creative, number one, in toning down yourself and bringing out your aggression inside your own emotions. तो वो एक छोटे छोटे मेथड्स हैं जो हम घर में अपने सेफ जोन में हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं. नंबर 2, व्हाट आई कैन से इज़, जैसे मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरे हस्बैंड लेट आते थे. उनका वर्क प्रोफाइल ऐसा था, उनका नेचर ऑफ वर्क था, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे ऐसे आते थे. बट यूज़ टू मेक श्योर, मैं 2nd फ्लोर पे रहती थी, एंड यूज़ टू मेक श्योर कि जब भी वो आए मेरे को फ़ोन करते थे कि मेरे बेटे का नाम अनमोल है, कि उसको नीचे भेजो. Right from the beginning, when he was in class 1, he adopted this method. और उसको गाड़ी में बिठाते थे, अपने पूरा एक राउंड 1-1.5 घंटे का लगा के आते थे. उसको आइसक्रीम खिलाना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसके अंदर की बातें सुनना, उसके फ्रेंड्स की सारी बातें सुनना. कई बारी क्या होता था, मुझे कई बारी एनवियस होता था कि मैं भी चलूँगी साथ में, लेकिन नहीं, तुम एज अ मदर ठीक हो. मेरे बेटे ने मुझे कह दिया था, मुझे घर में टीचर नहीं चाहिए, मुझे घर में मेरी माँ चाहिए. तो ये जो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ हमारी अपनी रोल्स का जो होता है, हम कई बार उसको नहीं समझ पाते. तो लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स जो हम बच्चों के आगे रख देते हैं, उसे हमें कट शॉर्ट करना पड़ेगा. नंबर 1. देन नंबर नेक्स्ट, हमें एज एन हस्बैंड वाइफ आपस में अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि एक नरम तो एक गरम, ये बहुत ज़रूरी है. दोनों गर्म हो जाएंगे तो बच्चा कहाँ जाएगा, दोनों नरम हो जाएंगे तो दोनों पैम्पर कर रहे हैं उसको, तो वो और बिगड़ जाएगा. तो एक नरम और एक गर्म, कौन नरम होगा, ये इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है. कई घरों में पापा का डर एक ज़रूरी होता है, कई घरों में माँ का डर भी. मैंने देखा है पापा बहुत सॉफ्ट होते हैं, लीनेंट होते हैं, कभी ऊँची आवाज़ में भी नहीं बात करते, लेकिन माँ
स्ट्रांग होती है, तो वो इट इज़ ओके। बट पॉइंट इज़ कि एक नरम और एक गरम की जो एक मेथड है वो बच्चों को टोन डाउन करने में, घर में डिसिप्लिन लाने में, या एक्टिविटी को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है। नंबर नेक्स्ट व्हाट आई कैन से इज़ पेरेंट्स शुड नॉट लिव इन गिल्ट कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा तो मैं उसको सारी चीज़ें ला के दूँ। 80% ऑफ पेरेंट्स व्हाट आई फेल्ट इज़ दे आर लिविंग इन गिल्ट। तो उसके मुंह से उसको बोलने के पहले ही सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड कर देते हैं, वो गलत है। सर्विंग एवरीथिंग ऑन अ प्लेटर इज़ वेरी रॉन्ग। उसको अर्न करने दो। आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने क्लास 10th का पेपर दिया था, मेरा रिजल्ट आया था, मेरे दादाजी ने मुझे घड़ी गिफ्ट की थी कि बेटा तू अच्छे नंबर लाएगी तो तुझे घड़ी दूंगा, और वो घड़ी आई स्टिल प्रिजर्व इट। आई अर्न दैट, वरना क्या पापा दिला नहीं सकते थे मुझे? दिला भी सकते थे, लेकिन नहीं, ही वॉन्टेड मी टू अर्न दैट। तो वो एक फील जो है वैल्यू एंड वर्थ ऑफ मनी इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर पेरेंट अपने बच्चों को देना चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे को उसकी वैल्यू नहीं समझ आती। हम बोर हो गए, एक वर्ड होता है बच्चों के मन में, एक दिमाग में आता है, बोर हो गए। आप कितने खिलौने ला के दोगे उनको, आप कितनी बुक्स ला के दोगे उनको, पता लगा घर उससे भरा पड़ा है लेकिन बच्चा फिर भी बोर हो रहा है। तो वो एक उसकी वर्थ जो होती है ना, वो एक प्रेशियस, एक वो जो एक प्राइस पोजेशन होता है, वो फील बच्चे को आना बहुत ज़रूरी है, और वो मदर एंड फादर बोथ कैन ब्रिंग इट टुगेदर। ये छोटे छोटे मेथड्स हैं जो हम घर में अडॉप्ट कर सकते हैं। और क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप उसको सब कुछ ला के दे दो। क्वालिटी टाइम इज़ लिसनिंग टू हिम, बी ए लिसनर ऑल्सो, पेशेंस के साथ। सलाहकार, एडवाइज़र मत बनो उसके लिसनर बनो। तो ये मेरी अपनी एक वो मानना है कि वी नीड टू बी लिसनर्स मोर दैन बीइंग एडवाइजर्स फॉर द चाइल्ड एट होम। सेम थिंग गोज़ इन द स्कूल ऑल्सो। टीचर्स एडवाइजर्स नहीं बने, लिसनर्स बने। मैनी अ टाइम्स टीचर्स अपने ही इतने पेंट अप इमोशंस में होते हैं कि वो लिसनर्स नहीं बन पाते। तो आई वुड एडवाइज कि मेरा एज अ काउंसलर, एज अ टीचर ट्रेनर और एज अ पेरेंट ऑल्सो मेरी एक वो है कि वी नीड मोर ऑफ लिसनर्स इन द सोसाइटी दैन बीइंग एडवाइजर्स। एक सलाह मांगो फ्री में मिल जाती है, 1000 मिल जाएंगी। तो वो सलाह ठीक है, हम दे सकते हैं, सबके पास सलाह है, सबके पास दिमाग है, लेकिन कौन कितना लेता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वी नीड टू, और बच्चों के लेवल पे हमें उतरना पड़ेगा। बच्चे हमारे लेवल पे नहीं आ सकते। तो जब तक हम बच्चों के लेवल पे उतर के उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे, तो हम जजमेंट जो हम कर लेते हैं ना, वो गलत है। वी आर नो वन टू जज आवर चिल्ड्रन। सो वो जजमेंट का जो एक एप्टीट्यूड जो हमारे माइंड में बैठा हुआ है कि ये बच्चा, तो हम स्टैम्प कर देते हैं। क्लास स्टाफ रूम में जब भी बात होती है टीचर्स की, अरे वो बच्चा तो बहुत शैतान है। अरे क्यों शैतान है, पहले वो तो देखो क्या रीज़न है। अटेंशन सीकर्स भी होते हैं बच्चे। तो मल्टीपल इंटेलिजेंसीज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। तो स्कूल्स को अपने टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो अपने 40 मिनट के स्ट्रक्चर को कैसे वो कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर सकती हैं, वो मेथड्स कैसे ला सकती हैं। सो मेथड्स लाने बहुत आसान है, इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, ओनली वी नीड टू थिंक इन दैट डायरेक्शन। दैट इज़ व्हाट आई हैव टू से। थैंक यू सर। आपकी तरफ से एनीथिंग फॉर वेंट आउट? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जैसे मैंने कहा कि लाइफ तो हमेशा आगे की ओर बढ़ती है। आज पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, मोबाइल सब बच्चों के हाथ में है, फिज़िकल फ्रेंड्स अवेलेबल नहीं हैं। तो अब ये समय आता है जब हमें बच्चे को बहुत ही कम उम्र से इस चीज़ के लिए तैयार करना होगा कि उसकी डिपेंडेंसी औरों पर कम हो। और उसके लिए जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ, वो तरीका है कि आज हर बच्चे को 10 साल की उम्र में आते आते उसको मेडिटेशन सिखा देना चाहिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपनी कंपनी का मज़ा लेना शुरू करते हैं। यू स्टार्ट एन्जॉइंग योर ओन कंपनी। आपको फिर किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं रहती सिर्फ इसलिए वेंट आउट करने के लिए। राइट। यू स्टार्ट एन्जॉइंग योर कंपनी। आप बोर नहीं होते हैं कभी। एक इंसान जो मेडिटेशन करता है, और ये मैं बातें आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जब आदमी मेडिटेशन करता है तो आदमी बोर नहीं होता है, रादर उसको ऐसा लगता है कि कोई आ गया तो वो मेरी पीस को, मेरी कामनेस को डिस्टर्ब कर रहा है। तो फिर क्या होगा कि जो रिक्वायरमेंट है बच्चे की, वो एक नीड बेस्ड होगी। मुझे
टीचर से क्या चाहिए, मैं स्कूल में जाता हूँ पढ़ने के लिए। अब वो बच्चे की वो जो डिपेंडेंसी है कि बच्चा जो है वो ये फील करे कि भाई टीचर एक मेरे लिए एक सेफ जोन है, क्योंकि वो मेरी बात को सुनते हैं, क्योंकि उसको कहने का मन करता है, वो करें, वो तो हमने बात की है, वो तो करें तो बहुत अच्छा है। लेकिन एज पेरेंट्स हमें अगर बच्चे के अंदर एक मेडिटेशन करना हम 10 साल की उम्र से बच्चे को सिखा दें तो बहुत इम्प्रूवमेंट बच्चे के अंदर आ सकता है, क्योंकि फिर वो उसकी डिपेंडेंसी जो है, डिपेंडेंट फैक्टर जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बट आई थिंक वी हैव अ कांस्टेंट ऑफ टाइम। तो राइट सो सर, मैं भी मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे आपने मेडिटेशन की बात करी, कविता ने जर्नलिंग की बात करी, स्पोर्ट्स की बात करी, मैम ने बात करी, मुझे लगता है एक इमोशनल एजुकेशन बच्चों को देना और अपने इमोशंस को हैंडल कैसे करना है, अपने माइंड में आने वाले थॉट्स को कैसे पकड़ना है और उनको किस तरीके से आपको क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स देखना है, नेगेटिव माइंडसेट से थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ कैसे स्विच करना है, ये भी एक ट्रेनिंग जो हम लोग एज ए साइकोलॉजिस्ट काउंसलर जब हमारे पास आते हैं तो हम कराते हैं। पर इस तरीके की ट्रेनिंग्स अगर दी जाएं स्कूल्स के अंदर तो ये भी बच्चे जब सीखेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा चीज़ों को हैंडल करना आसान हो जाएगा, तब वो इतना नेगेटिव ओवरवेलमिंग नहीं होगा, वो जो फॉग उनके अंदर क्रिएट हो जाता है और वो उस मोमेंट में आकर के सुसाइड की तरफ जाते हैं। तो आई थिंक एक इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल एजुकेशन, वेलनेस की स्प्रेड करना पेरेंट्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू और ट्रेनर्स के थ्रू, स्कूल्स के अंदर, घरों के अंदर, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग जो बहुत हेल्प करेगी बच्चों को। बिल्कुल। सो थैंक यू एवरीवन। आई थिंक हमारा आज का जो डिस्कशन है वो बहुत ही रेलिवेंट था। टाइम को देखते हुए बहुत सारे पेरेंट्स इन चीज़ों से डील कर रहे हैं, बच्चे बहुत परेशान हैं, कई बच्चे, आई एम नॉट सेइंग ऑल डेफिनेटली, पर टीनेजर्स जो हैं अपने इमोशंस को कई बार हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। सो ये डिस्कशन से कुछ ओपन अप होगा पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, और टीनेजर्स देखेंगे तो टीनेजर्स के लिए भी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। गुड। आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।